हेलो बच्चों, आपका नेट पढ़ाई में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप, पार्ट 1 संतोष यादव। तो अब हम ऐसे दो लोगों की कहानियां पढ़ेंगे जिन लोगों को अपने फील्ड में उनको अपने अपने क्षेत्र में जो भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है उस वजह से जाना जाता है। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When a mother was expecting, Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in the small village of Joniavas of Rewari district in Haryana. माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली इस दुनिया की पहली औरत एक ऐसे समाज में पैदा हुई जहां बेटे का पैदा होना तो एक बहुत अच्छी बात, खुशकिस्मती मानी जाती थी, और एक बेटी का होना एक शाप तो नहीं, पर वो ज़्यादा उसका स्वागत भी नहीं किया जाता था। जब संतोष की माँ को संतोष होने वाली थी तब एक बाबा ने उनके घर के पास आकर उसे आशीर्वाद दिया, और उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद उन्हें बेटा चाहिए हो, पर सब इस बात से भौचक्के रह गए जब संतोष की दादी ने, जो उनकी माँ के पास ही खड़ी थी, उन बाबा से कहा कि उन्हें एक बेटा नहीं चाहिए। वो बाबा भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, और वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने उनसे जैसा आशीर्वाद मांगा था वैसा ही हुआ। वो आशीर्वाद काम कर गया और संतोष पैदा हुई एक ऐसे परिवार में जहां 5 भाई पहले से थे, तो वो छठी बच्ची थी, एक बहन 5 भाइयों के। वो जोनियावास के एक छोटे से गांव में पैदा हुई जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में था। The girl was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that I chose a correct and a rational path. The others around me had to change, not me. उस लड़की को नाम संतोष दिया गया, जिसका मतलब होता है सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, यानी संतोष, संतुष्टि। पर संतोष हमेशा संतुष्ट नहीं थी। वो जो पुराने जीने का तरीका है उसमें जीने में, वो जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी शुरू से ही। जहां बाकी लड़कियां एकदम भारतीय, पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी, वही संतोष शुरू से शॉर्ट्स पहनती थी। आज जब वो वापस देखती हैं पीछे तो वो कहती हैं, मैं शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा दृढ़ थी कि अगर मैंने कोई सही रास्ता चुना है तो दूसरे जो मेरे आसपास है वो बदलेंगे, मैं नहीं। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. संतोष के माता पिता बहुत बड़े जमींदार थे जो अपने बच्चों को सबसे बढ़िया स्कूल में भेजने का खर्चा उठा सकते थे, यहाँ तक कि नई दिल्ली में भी, जो उनके घर के काफी पास थी। पर जैसे उनके घर में रीत चली आ रही थी,
संतोष को भी उस गांव के ही स्कूल से काम चलाना पड़ा, तो इसलिए उन्होंने तय किया कि वो समाज से लड़ेंगी, पर अपने तरीके से, और जब सही समय आएगा। और सही समय आया जब वो 16 साल की हुई। 16 साल की उम्र में उनके गांव की ज्यादातर लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। संतोष के ऊपर भी उनके माता पिता से दबाव बढ़ रहा था शादी करने के लिए। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she would not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of a plan to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. इतनी जल्दी शादी करना उनके दिमाग पे आखिरी चीज थी। उन्होंने अपने माता पिता को धमकी दी कि वो कभी शादी नहीं करेंगी अगर उन्हें ढंग से पढ़ाया नहीं जाएगा। तो उन्होंने घर छोड़ दिया और अपना एडमिशन दिल्ली के एक स्कूल में करा दिया। जब उनके माता पिता ने उनकी फीस देने से मना कर दिया तो उन्होंने उन्हें बहुत प्यार से कहा कि वो पैसा कमाएंगी पार्ट टाइम काम कर ताकि वो अपनी स्कूल की फीस भर सके। उनके माता पिता फिर मान गए कि वो उनकी पढ़ाई के लिए पैसा देंगे। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers, Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take the climbing. वो हमेशा उनकी ज़्यादा पढ़ने की चाह को, और उनके पिता जब धीरे धीरे इस बात को समझ गए कि वो और ज़्यादा पढ़ना चाहती है, संतोष ने हाई स्कूल पढ़ी दिल्ली से और फिर वो जयपुर गई। वहाँ उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा लिया। संतोष याद करती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो अरावली पहाड़ के सामने था। मैं रोज गांव वालों को अपने कमरे से देखती जब वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ते और एकदम से गायब हो जाते थोड़ी देर बाद। एक दिन मैंने तय किया कि मैं भी वहां जाकर देखूंगी। मैं वहां गई तो मुझे कोई नहीं मिला सिवाय कुछ पहाड़ी लोगों के। मैंने उनसे पूछा क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ ऊपर, और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मैं जा सकती हूँ, और मुझे हौसला भी दिया कि मैं पहाड़ की चढ़ाई करूं। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarakshi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May and I was supposed to be in Uttarakashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarakashi. और अब इसके बाद उस दृढ़ जवान लड़की ने पीछे कभी नहीं देखा। उन्होंने पैसे बचाए और अपने आप को उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के एक कोर्स में अपना एडमिशन कराया। वो कहती हैं कि मेरा कॉलेज सेमेस्टर जयपुर में अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, पर वो 19 मई को ख़त्म हुआ और मुझे उत्तराकाशी में 21 मई को होना था। इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं गई और सीधा ट्रेनिंग में चली गई। मुझे अपने पिता को एक खत लिखना पड़ा कि जिनकी इजाज़त के बिना मैंने अपने आप को उत्तराकाशी में एडमिशन दिलाया। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them.
At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found a special place in the heart of fellow climbers. उसके बाद संतोष हर साल पहाड़ पर चढ़ाई करती, ट्रैकिंग करती। उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, यानी उनकी पहाड़ चढ़ने की क्षमता को जो वो धीरे धीरे बहुत बढ़ गई और उनके अंदर एक अजीब सी, एक अच्छी सी रेजिस्टेंस पैदा हो गई कि वो सर्दी हो चाहे बहुत हाइट हो, वो उसको भी सहन कर सकती थी। उनके अंदर लोहे का जज्बा था, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल इंड्योरेंस थी, मतलब उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा शक्ति थी और उनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा टफ था। तो वो अपने आप को बहुत समय समय पर और लगातार वो अपने आप को साबित करती रही और उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई 1992 में। अब ठीक 4 साल बाद उस बात के, जब उन्होंने शर्माकर उन अरावली पहाड़ चढ़ने वालों से पूछा था कि क्या वो उनके साथ जाकर पहाड़ चढ़ सकती है। 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और वो इस दुनिया की सबसे जवान औरत बनी उस हाइट को चढ़ने वाली, जहां उनकी पहाड़ चढ़ने की क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमताएं और उनके दिमाग की क्षमताएं उनके सीनियर्स को बहुत प्रभावित करती थी। वही उनका दूसरों के लिए उनका कंसर्न, उनका प्यार और उनकी सबके साथ मिलकर काम करने की चाह ने उनके साथ वाले लोगों के दिल में उनके लिए एक जगह बना दी। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Cairn. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate if she not shared her oxygen with him. 1992 के एवरेस्ट मिशन पर संतोष यादव ने एक साथ वाले पहाड़ चढ़ने वाले को बहुत ध्यान से उनकी सेवा करी, जो साउथ कर्नल पे मर रहे थे, पर वो उनको बचाने में नाकामयाब रही। पर फिर भी वो एक दूसरे क्लाइंबर को, एक दूसरे पहाड़ी को, मोहन सिंह को बचाने में कामयाब रही, जो भी जिनके साथ भी यही होता अगर संतोष ने अपना ऑक्सीजन उनके साथ नहीं शेयर किया होता। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. 12 महीने के अंदर संतोष यादव इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन की मेंबर बनी, जिसने उनको आमंत्रित किया कि वो उनके साथ उनको ज्वाइन कर ले। उसके बाद वो एवरेस्ट पर दोबारा चढ़ी और इस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड बनाया इकलौती औरत होने का जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, और उन्होंने अपने लिए और भारत के लिए एक खास जगह पहाड़ चढ़ने वालों के किताबों में एक खास जगह बना ली। और उनकी ही कामयाबी को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. जब वो दुनिया के एकदम ऊपर थी, तब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए संतोष कहती हैं कि मुझे कुछ समय लगा उस चीज़ को अपने अंदर लेने में, क्योंकि वो बहुत
बहुत ही अच्छा वक्त था मेरे लिए। फिर मैंने हमारे तिरंगे को खोला और उसे एकदम ऊंचे लेकर खड़ी हो गई, और वो जो उस समय जैसा मैं महसूस कर रही थी वैसा मैं बयां भी नहीं कर सकती। भारत का तिरंगा दुनिया के ऊपर लहरा रहा था और मुझे एक भारतीय होने पर उस समय बहुत गर्व हुआ। संतोष, एक पर्यावरण को लेकर भी संतोष में के अंदर बहुत ही ज्यादा भावनाएं थी, बहुत ज्यादा जज्बा था, और इसलिए संतोष ने हिमालय से 500 किलो कूड़ा इकट्ठा किया और वो उसे लेकर आई नीचे। तो ये थी संतोष यादव की कहानी। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द होली मैन हु गिव संतोष मदर ब्लेसिंग हिज ब्लेसिंग सरप्राइज? तो वो जो बाबा थे जिन्होंने संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया, वो चौंक क्यों गए? तो वो इसलिए चौंक गए क्योंकि उनकी दादी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि उन्हें एक बेटी हो। इस समाज में जहाँ अधिकतर लोग सिर्फ एक बेटे की चाह रखते हैं, तो वहाँ जब उन्होंने एक बेटी की चाह रखी तो वो बाबा आश्चर्यचकित रह गए। Question 2. Give an example to show that even as a young girl, Santosh was not ready to accept anything unreasonable. तो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दीजिए जो ये बताए कि एक छोटी बच्ची होने के बाद भी संतोष कुछ भी चीज़ ऐसी मानने को तैयार नहीं थी जो अनरीजनेबल हो, मतलब जिसका कोई तुक ना बने। तो जहाँ दूसरी लड़कियां पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी, वहीं वो शॉर्ट्स पहनती थी। ये इसका जवाब है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3. वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? सो संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? संतोष को लोकल स्कूल में इसलिए भेजा गया क्योंकि उनके परिवार में वैसी ही परंपरा थी, वैसी ही रीत थी। क्वेश्चन 4. व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई? उन्होंने कब दिल्ली के लिए घर छोड़ा और क्यों? तो उन्होंने दिल्ली के लिए घर 16 साल की उम्र में छोड़ा क्योंकि वो आगे और ढंग से पढ़ना चाहती थी। क्वेश्चन 5. व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स अग्री टू पे फॉर अ स्कूलिंग इन दिल्ली? व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट इनटू लाइट बाय दिस एक्सीडेंट? संतोष के माता पिता क्यों माने कि वो उनकी दिल्ली की पढ़ाई के लिए पैसा देंगे, और इससे संतोष के बारे में हमें क्या पता चलता है? उनके माता पिता इसलिए माने क्योंकि उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने पैसे खुद कमाकर पार्ट टाइम काम कर कर अपनी स्कूल की फीस देंगी। इससे उनकी खुददारी के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? संतोष ने पहाड़ों पर चढ़ना कैसे शुरू किया? संतोष पहाड़ों पर चढ़ना चाहती थी जब से वो अपने कस्तूरबा हॉस्टल के रूम से रोज गांव वालों को ऊपर नीचे पहाड़ अरावली पे चढ़ते उतरते देखती। एक दिन उन्होंने सोचा कि वो भी वहां जाकर देखेंगी, और उन्होंने उन्होंने एक दो बार वहां के पहाड़ चढ़ने वालों के साथ वहां चढ़ाई करी अरावली पर, और फिर बाद में उन्होंने पैसे बचाकर अपना एडमिशन उत्तराकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में कराया, जिसके बाद वो हर साल पहाड़ पर चढ़ने लगी। What incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for her teammates? संतोष का अपने साथियों के लिए उनका दया भाव, उनका सेवा भाव ऐसी क्या चीजें दिखाती हैं? ऐसे कौन से वाक्य हैं एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान जो ये दिखाता है? संतोष यादव ने अपने एक साथी की बहुत अच्छे से सेवा करी, और जो साउथ पोल के वहां मर रहे थे 1992 के एवरेस्ट मिशन पर, और उन्होंने मोहन सिंह की जान बचाई जो अपनी जान से हाथ खो बैठते अगर संतोष यादव उनके साथ ऑक्सीजन नहीं बांटती तो। क्वेश्चन 3. व्हाट शोज अ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट? तो संतोष का पर्यावरण के लिए उनकी चिंता कैसे दिखाई देती है? तो जब संतोष हिमालय पर गई तो उन्होंने वहां से 500 किलो कचरा इकट्ठा किया और वो उसे नीचे लेकर आई, तो ये उनका पर्यावरण के लिए चिंता दिखाती है। क्वेश्चन 4. हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट? तो एवरेस्ट के ऊपर एकदम चोटी पर उनकी जो भावनाएं थी वो उसे कैसे व्यक्त करती हैं? तो वो कहती हैं कि उन्हें कुछ समय लगा उस
भावना को, उस फीलिंग को जो वो ऐसा जैसा वो महसूस कर रही थी उसे अपने अंदर तक ले जाने में, वो उस समय बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी अपने भारतीय होने पर, जब एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय झंडा लहरा रहा था। Question 5. Santosh Yadav got into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reasons for this? संतोष यादव ने दोनों बार रिकॉर्ड बनाया जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी, तो इसकी क्या वजह थी? संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली सबसे जवान लड़कियों में से है और वो इकलौती ऐसी औरत है जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार करी। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फ्रॉम अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज्ड टू सी द विलेजर्स, आंसर है सी द विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन शी फिनिश्ड कॉलेज संतोष हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू हर फादर बिकॉज, आंसर है शी वॉज गोइंग डायरेक्टली फॉर ट्रेनिंग एंड नॉट होम फॉर विच शी वुड हैव डन। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन हर सीनियर्स इन द टीम एडमायर्ड हर डैश, आंसर आएगा यहाँ क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। फिर है वाइल डैश, दूसरा आंसर है वर्किंग टुगेदर एंड्योर्ड हर टू फेलो क्लाइंबर्स। अगला क्वेश्चन है अब हमें इस टेक्स्ट से वो शब्द उठाने हैं जो इन चीजों के जिनके एक ही मतलब है, ठीक है। तो से पहला है टुक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब जिसे सच मान लिया जाए बिना किसी सबूत के, तो वो हुआ ब्लेसिंग। पहला वर्ड है ब्लेसिंग, BLESSING, ब्लेसिंग। दूसरा है बेस्ड ऑन रीजन, सेंसिबल, रीजनेबल, तो इसका जवाब होगा रैशनल, RATIONAL, रैशनल। तीसरा है द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इसका जवाब आपको पैराग्राफ 3 में मिलेगा और इसका जवाब है कस्टम, CUSTOM, कस्टम मतलब रिवाज। चौथा है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर अराइजिंग फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर से एक बहुत गहरी चाह उठना, इसका जवाब है पैराग्राफ 5 में अर्ज, URGE, अर्ज। और आखिरी है द पावर टू एंड्योर विदाउट फीलिंग इल, इसका जवाब है 7 में रेजिस्टेंस या एंड्योरेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस, या फिर ENDURANCE, एंड्योरेंस। Part 2. Maria Sharapova. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. एक रशियन लड़की, एक रूसी लड़की मारिया शारापोवा टेनिस, औरतों के लिए खेले जाने वाले टेनिस में अब ऊंचाइयों पर पहुंची जब वो महज 18 साल की थी। जैसे जैसे हम उसके बारे में पढ़ते जाएंगे आप देखना अगर आप उसमें और संतोष यादव में एक कंपैरिजन, तुलना कर सकते हो कि नहीं। मैच द फॉलोइंग, समथिंग डिसआर्मिंग एट ऑड्स विथ, समथिंग डिसआर्मिंग, तो समथिंग डिसआर्मिंग का मतलब होता है causing strong feelings of sadness, सेकेंड है at odds with, इसका होगा in contrast to या फिर not agreeing with। थर्ड है ग्लैमरस अटायर का होगा attractive and exciting clothes। फोर्थ है in almost no time, इसका होगा क्विकली, ऑलमोस्ट, इमीडिएटली। फिर है पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, इसका होगा
more calm, confident and in control than people of her age usually are. फिर है packed off. Packed off का होगा sent off. फिर है launched. Launched का मतलब होगा started. फिर है heart wrenching. Heart wrenching का मतलब होगा something that makes you feel friendly, taking away your suspicions. अब है There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. कुछ तो मारिया शारापोवा में बात थी, कुछ ऐसा था जो अलग था उनमें, उनकी मुस्कान, उनके कपड़े और उनमें ये जो कुछ था ये उनके अंदर से हटा सोमवार 22 अगस्त 2005 को जब वो दुनिया में औरतों के लिए खेले जाने वाले टेनिस, विमेन्स टेनिस में पहले नंबर पर आई पूरी दुनिया में। और ये सब बहुत ही जल्दी हुआ। अपनी उम्र के बाकी लोगों से वो कहीं ज्यादा आगे थी। साइबेरिया में पैदा हुई हुई ये लड़की को सिर्फ 4 साल लगे जब वो इन ऊंचाइयों पर पहुंची। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to a train in the United States. That trip to Florida with her father Yuri launched her on path to success and stardom. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. पर हालांकि उनके इस बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ भरी दुनिया में और जहाँ सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे हुए हैं, टेनिस में उनकी एंट्री 9 साल की उम्र से ही शुरू हो गई, जिस उम्र में कुछ बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी होती है, बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। छोटी सी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था कि उन्हें यूएस की यानी अमेरिका की ट्रेन में भेज दिया गया। वो अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा एक यात्रा पर गई, जिस यात्रा से उनकी जिंदगी में बहुत ही सफलता की शुरुआत हो गई। पर इस बहुत भारी भरकम सफलता के साथ उनको 2 साल के लिए अपनी माँ येलिना से दूर रहना पड़ा। उनकी माँ को वहीं साइबेरिया में रुकना पड़ा कुछ वीज़ा की मजबूरियों की वजह से। 9 साल की लड़की मारिया ने अपनी ज़िंदगी में अब एक बहुत अहम सीख ली थी, और वो ये था कि टेनिस में अगर वो बहुत अच्छा होना चाहती है तो उन्हें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कीमत ये थी कि उन्हें अपनी माँ से दूर रहना पड़ेगा। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. Because I was so young, I used to go bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. मैं बहुत अकेली थी, मारिया शारापोवा याद करती हैं। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। मेरे पिता भी बहुत काम कर रहे थे ताकि मेरी टेनिस ट्रेनिंग चलती रहे, इसलिए मैं उन्हें भी नहीं देख पाती थी। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो मैं 8 बजे ही सो जाती थी। बाकी टेनिस खेलने वाले लोग 11 बजे आते रात को और मुझे उठाकर मुझसे रूम्स की सफाई कराते। Instead of letting that depress me,
I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. बजाय इन चीज़ों के मुझे दुखी करने के, मैं और ज़्यादा दृढ़ और दिमाग से और ज़्यादा कठोर बन गई. मैंने अपना ध्यान खुद रखना सीख लिया. मैंने कभी टेनिस को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए. जब आपके पास कुछ नहीं होता है और तब आपके अंदर और ज़्यादा भूख बढ़ जाती है कुछ पाने की और आप और ज़्यादा दृढ़ हो जाते हो. मैं और ज़्यादा बेइज्जती सहन कर सकती थी अपने सपने को पूरे करने के लिए. That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition makes it amply clear that she considers the sacrifice were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. That is her mantra for success. और वो दृढ़ता मारिया में आज भी है और इसी दृढ़ता की वजह से उन्हें 2004 में विंबलडन में विमेन सिंगल्स के खिताब से नवाजा गया और उसके बाद अगले ही साल वो दुनिया में पहले नंबर पे आई. साइबेरिया की वादियों से निकलकर टेनिस की ऊंचाइयों को छूना और इन सारी चीज़ों ने उनके टेनिस के फैन के दिलों में उनकी एक अलग ही जगह बना दी. पर इस छोटी सी लड़की के लिए इस दुनिया में कोई भी भावनात्मक चीज़ों के लिए जगह नहीं है. वो जिस तरीके से लोगों को देखती हैं या लोगों से बात करती हैं, जब उनसे पूछा जाए अपने सपनों के बारे में, तो इनसे साफ पता चलता है कि वो सोचती हैं कि वो सारे त्याग उनके लिए सही थे. वो कहती हैं, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ. मैं अपने काम में बहुत कड़ी मेहनत करती हूँ. मैं जो भी काम करती हूँ मैं उसमें बहुत कड़ी मेहनत करती हूँ. ये मेरा काम है और यही उनका सफलता का मंत्र है. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. Clearing all doubt, she says, I'm a Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. वैसे तो मारिया शारापोवा अंग्रेजी भाषा में बोल लेती है, पर वो अपनी रशियन नागरिकता पे बहुत ही गर्व महसूस करती हैं. वो कहती हैं कि मैं एक रशियन हूँ, मैं एक रूसी हूँ और ये बात सही है कि यूएस भी मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, पर मेरे पास रूसी नागरिकता है. मेरा खून भी पूरी तरह से रूसी है और मैं रूस के लिए ही ओलंपिक्स खेलूंगी अगर वो मुझे चाहते हैं तो. Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. किसी भी और दूसरे अपने हम उम्र लोगों की तरह मारिया शारापोवा की रुचियां भी फैशन में, नाचने में, गाने में है. उन्हें आर्थर कॉनन डॉयल की नॉवल पढ़ना बहुत ही पसंद है. उन्हें लंबे लंबे इवनिंग गाउन पहनना और उनका पैनकेक के लिए प्यार जिसके ऊपर चॉकलेट लगी हुई हो या फिर नारंगी कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब उनकी पसंद है. Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized.
Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. मारिया शारापोवा को आप बांध कर नहीं रख सकते या पिंजरे में बंद कर नहीं रख सकते. उनकी खूबियां और उनकी सफल होने की कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, कुछ लोग उनकी जितना वो पैसा आज कमा रही हैं उस बात से जलते भी हैं, पर वो टेनिस से कमाए हुए पैसों के बारे में कहती है कि हाँ, पैसा एक बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करता है. पैसा आपको और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है. टेनिस एक बिजनेस है और खेल भी, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दुनिया में सबसे ऊपर रहना, नंबर 1 रहना. और यही सपना मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है. करेंगे क्वेश्चंस. पहला है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. तो अब आपको 4-5 लोगों का ग्रुप बनाना है और अब आप दोनों संतोष यादव की कहानी और मारिया शारापोवा की कहानी देखिए और इस टेबल को कंप्लीट कीजिए कि दोनों में अगर हम तुलना करें इन पॉइंट पर तो कैसे तुलना होगी. पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है देयर हम्बल बिगिनिंग, मतलब उन दोनों ने किस तरीके से शुरुआत की. तो जैसे संतोष यादव कहती है कि संतोष के माता पिता बहुत ही बड़े जमींदार थे जो उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते थे. वहीं मारिया शारापोवा कहती है कि उनके पिता से जितना हो सकता था वो उतना काम कर रहे थे ताकि वो उनकी टेनिस ट्रेनिंग चलती रहे. दूसरा है उनके पेरेंट्स की अप्रोच, मतलब उनके माता पिता ने किस तरीके से उनके खेल में या तो साथ दिया या उनके खिलाफ गए. तो संतोष यादव ने जैसे कहा कि संतोष यादव हमेशा कुछ और पढ़ना चाहती थी और आगे पढ़ना चाहती थी और आगे पढ़ना चाहती थी, तो धीरे धीरे उनके पिता भी इस बात से सहमत हो गए. वहीं मारिया शारापोवा कहती है कि जैसे उनकी माँ को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा जब वो यूएस गई 2 साल के लिए, तो ये उनकी माँ का त्याग दिखाता है. तीसरा है देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, मतलब उनकी इच्छा शक्ति और उनकी सफल होने की चाह. तो ये कैसे पता चलती है? जैसे संतोष यादव के बारे में कहते हैं कि उनमें लोहे जैसी इच्छा शक्ति थी और उनमें बहुत ही ज़्यादा शारीरिक क्षमता थी और उनका दिमाग भी और मानसिक रूप से भी वो बहुत ही ज़्यादा तेज थी. वही मारिया शारापोवा कहती हैं कि जैसे उनके साथ वाले बाकी टेनिस वाले थे, वो जब उनसे रात में उठ के रूम साफ करवाते थे तो बजाय उन चीज़ों पे दुखी होने के बजाय वो और ज़्यादा दृढ़ और दिमाग से मानसिक रूप से और ज़्यादा सख्त हो गई. अगला है एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस, मतलब उनके दिमाग से उनके सख्त होने का, मानसिक रूप से सख्त होने का सबूत किस चीज़ से पता चलता है? जब उनकी कड़ी मेहनत का रंग 1942 में आया, किसका? संतोष यादव का. और दूसरा मारिया शारापोवा का था जब 22 अगस्त 2005 को वो विमेन्स टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पे आई वर्ल्ड में. और लास्ट देयर पैट्रियोटिज्म, मतलब उनकी देशभक्ति कैसे दिखती है? जब संतोष यादव ने कहा कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगे को लहराया तो मुझे एक भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस हुआ. और जैसे मारिया शारापोवा कहती हैं कि मेरा खून पूरी तरह से रूसी है और मैं रूस के लिए ओलंपिक्स खेलूंगी अगर वो चाहेंगे तो. अगला क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. तो जैसे क्या है, इसमें जो इटैलिक्स में यानी जो टेढ़े शब्द लिखे हुए हैं वो एक तरह से वो ये बताते हैं कि कब और क्या हुआ है, मतलब कुछ हुआ पर वो कब हुआ और क्यों हुआ.
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे लिखे हुए शब्दों में भी हमें अलग अलग सेंटेंस बताने हैं, 2 पार्ट जो है, और उनमें अंडरलाइन करना है उस पार्ट को जो हमें इंफॉर्मेशन दे किसी चीज के बारे में जो ब्रैकेट में लिखी हुई। जैसे पहला है, वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। मतलब जहां दूसरी लड़कियां पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी, वहीं संतोष को शॉर्ट्स पहनना पसंद था। और ब्रैकेट में लिखा है, कॉन्ट्रास्ट हर ड्रेस विद दैट ऑफ अदर्स। तो इसका होगा मतलब जहां ये पता चले कि ऐसी कौन सी लाइन में पता चल रहा है कि उन्हें दूसरों से ज्यादा क्या पसंद था, तो इसका आंसर है संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। दूसरा है, शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। मतलब उन्होंने घर छोड़ा पहले और फिर अब दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन लिया। ब्रैकेट में, टेल अस व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन। मतलब पहली चीज करने के बाद दूसरी चीज क्या हुई, तो दूसरी चीज, इसका आंसर क्या है, गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। थर्ड है, शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। मतलब उन्होंने सिस्टम से लड़ने की ठानी जब सही मौका आएगा तब। तो अब हमें ये बताना है कि वो कब सिस्टम से लड़ने वाली थी, तो वो सिस्टम से कब लड़ने वाली थी, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। और आखिरी है, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड her 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू अ ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब छोटी सी मारिया ने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किया था जब वो उन्हें ट्रेन में यूएस भेज दिया गया। तो अब हमें ये बताना है कि उन्हें यूएस कब भेज दिया गया, तो इसका जवाब है, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। मतलब जब उन्होंने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किया था। तो आपको समझ आया, हमें इनमें से इन चीजों पे अंडर करना है। अगला है, अब हमें ये जो नीचे दिए गए सेंटेंस है, इनको हमें एक सेंटेंस जैसे लिखना है। मतलब इसमें 2-3 सेंटेंस है, हमें उनको एक सेंटेंस बनाकर लिखना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर देन। मतलब दादाजी ने मुझे पुराने दिनों के बारे में बताया, खड़ी पाई, फिर सारी किताबें उस वक्त पेपर पे प्रिंट होती थी। तो अब हमें इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज व्हेन ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू आफ्टर यू फिनिश द बुक, परहैप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो पहला सवाल है, तुम एक किताब खत्म होने के बाद क्या करते हो, शायद तुम उसे सिर्फ फेंक देते हो। तो इसका जवाब होगा, परहैप्स यू जस्ट थ्रो द बुक अवे व्हेन यू आफ्टर रीडिंग इट। क्वेश्चन 3, ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल, ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट। मतलब उसने उस छोटी लड़की को एक एप्पल दिया और उससे कंप्यूटर ले लिया। इसका जवाब होगा, आफ्टर गिविंग द लिटिल गर्ल एन एप्पल ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड। तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो तुम्हें बहुत दृढ़ बनाता है। तो इसका जवाब होगा, you have nothing which makes you very determined. Question 5, I never thought of quitting. I knew what I wanted. मतलब मैंने कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। इसका आंसर है, I never thought of quitting as I knew what I wanted. ठीक है, अब अगला है डिक्टेशन। तो अब आपके जो टीचर हैं वो इस स्टोरी को आपको डिक्टेट करेंगे, मतलब बोलेंगे, और आपको इस स्टोरी में सही पंक्चुएशन और पैराग्राफिंग करनी है। मतलब इसको अलग अलग पैराग्राफ में, और फुल स्टॉप जहां लगेगा, जहां कॉमा लगना चाहिए, तो ये सब आपको सही से लगाना है इस पैराग्राफ में।
अगला है स्पीकिंग। तो अब ये ऐसा सोचो कि आप संतोष यादव हो या मारिया शारापोवा हो और आपको ऑल इंडिया गर्ल्स एथलेटिक मीट पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, प्रमुख अतिथि। तो अब आपको एक छोटी सी स्पीच तैयार करनी है ताकि आप लड़कियों को प्रेरित कर सको कि वो भी बड़े बड़े सपने देखें और मेहनत करें उन सपनों को पूरा करने के लिए, और वो कोई भी परेशानियों को उनका उत्साह कम ना हो। तो अब आपको एक स्पीच लिखनी है ऐसी जिससे लड़कियां प्रेरित हो अब सपने देखने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए। अगला है, अब आपको ये जो नीचे दी गई टेबल है जो आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रही है कि 1975 से कौन कौन टॉप विमेन, कौन सी ऐसी औरतें हैं जो सबसे ऊपर टेनिस प्लेयर रही हैं। तो अब आपको अपनी स्कूल की मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखना है छोटा सा, जो इन सारे प्लेयर को उनके ड्यूरेशन जो है वो कब कब कितने हफ्तों तक वो टॉप पर रही, उसके हिसाब से आपको उनमें तुलना करनी है। और आप चाहो तो आप कुछ कुछ चीजें भी बता सकते हो जो आपको लगता है जिसकी वजह से कोई अगर सबसे ऊपर है तो है और कोई सबसे नीचे है तो वो क्यों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब आप संतोष यादव को डिस्क्राइब करने के लिए क्या इनमें से यूज करोगे। तो आप इनमें से क्या क्या शब्द यूज कर सकते हो, जैसे कि संतोष यादव जो थी वो डिटरमाइंड थी, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़। कंसिडरेट थी, कंसिडरेट मतलब दूसरों की चीजें भी समझने वाली। पोलाइट थी मतलब बहुत ही अच्छे से बोलने वाली। हार्ड वर्किंग थी, कड़ी मेहनत करने वाली थी। फिर उसके बाद में वो उनमें रेजिस्टेंस बहुत था। और फिर उसके बाद में हम ये बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ये सारी चीजें उन्हें वो बताती हैं संतोष यादव की के बारे में। तो क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं हम, डिटरमाइंड, फिर पोलाइट, फिर कंसिडरेट, उसके बाद में पेशेंट भी थी वो, यानी कि धैर्य बहुत था उनमें। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, बट कैन दे किल अ ट्री? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. आपने अक्सर लोगों को देखा होगा पेड़ों को काटते हुए, पर क्या कोई पेड़ को मार सकता है? क्या इतना आसान है किसी पेड़ को मारना? आइए पढ़ते हैं। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown so slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. एक पेड़ को मारने में बहुत वक्त लगता है, सिर्फ एक चाकू के वार से नहीं होगा। वो इस धरती को में से धीरे धीरे बहुत कुछ लेकर बड़ा होता है और उन सब से बाहर निकलता है और अपने नीचे वो अपने अंदर से और अपने ऊपर से वो बहुत लोगों को खाना देता है, बहुत लोगों को काफी चीजें देता है। एक पेड़ वो सालों तक सूरज की किरणें, हवा, पानी ये सब लेता रहता है और उसके अंदर छुपी रहती हैं बहुत सारी नई नई उगने वाली पत्तियां। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. तो कितना भी हम उसे अलग अलग तरीके से काटने की कोशिश कर ले, पर इन सब से नहीं होगा और ना ही ज्यादा दर्द से होगा।
उस खून निकलते हुए तने में से भी वो तना भी ठीक हो जाएगा और उसी के पास में पड़ी हुई ज़मीन से वापस निकल आएंगे जंगली पेड़, जंगली पौधे, जंगली पत्तियाँ और छोटे छोटे और ऐसे पेड़, जंगली पेड़ जिन पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वापस वो उस पेड़ जितने बड़े हो जाएंगे. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. आगे कवि कहते हैं कि नहीं, उसकी जड़ उखाड़नी पड़ेगी. और कहाँ से उखाड़नी पड़ेगी? धरती के अंदर से उसकी जड़ उखाड़नी पड़ेगी, जो बहुत तरीके से और बहुत सेफली बंधी हुई है. फिर उन्हें बांधना पड़ेगा और खींचना पड़ेगा और पूरी तरह से खींचना पड़ेगा धरती के अंदर की गुफा से. और फिर उस पेड़ की सारी शक्ति बाहर आ जाएगी. अंदर रह जाएगा सिर्फ सफेद गीला फिर बाहर रह जाएगी सफेद गीली अंदर छोटी लकड़ियां जो कई सालों से धरती के अंदर छुपी हुई हैं, छोटी छोटी जड़ें. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. और फिर रह जाएगा और जब उसकी जड़ से उखड़ जाएगा फिर पेड़ सूखता रहेगा. किसमें? सूरज में, सूरज की वजह से, सूरज की किरणों की वजह से, हवा की वजह से. फिर वो भूरा होता जाएगा, सख्त होता जाएगा, मुड़ता जाएगा, टूटता जाएगा और इस तरह से पेड़ मर जाएगा. तो ये थी एक पेड़ की कहानी. अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन. फर्स्ट है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? व्हाई नॉट? क्या एक चाकू का वार पेड़ को मार सकता है? क्यों नहीं? तो जवाब है नहीं, एक चाकू के वार से पेड़ नहीं मरता है, क्योंकि एक पेड़ को मरने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है. अगर उसकी जड़ नहीं निकलती धरती से तो वो वापस बड़ा हो जाएगा. क्वेश्चन 2, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी. तो एक पेड़ बड़ा होता कैसे है? तो अब हमें इस पोयम में से वो सारे वर्ड्स बताने हैं. पेड़ जहाँ होता है वो भी एक गड्ढे के अंदर ही होता है. तो पेड़ जो होता है वो अपनी जड़ें उस गड्ढे के अंदर से निकालता है, पूरी धरती में फैलाता है. धरती उसे बचाती है और उसे बड़ा होने में मदद करती है. और जो भी सारी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं एक पेड़ को, वो सारी उसे धरती माँ देती है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपोज्ड? तो इसका मतलब है कि जो जड़ होती है वह उसी में एक पेड़ की सारी शक्ति होती है और जब जड़ ही उखड़ जाती है तो उसमें कोई शक्ति नहीं बचती. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? आखिर में एक पेड़ को क्या मारता है? तो धरती माँ से उस के अंदर से उस पेड़ को जड़ से उखाड़ देना और उसे धूप और हवा में ऐसे ही छोड़ देना उस पेड़ को मार देता है, क्योंकि धीरे धीरे वो भूरा हो जाता है, सूख जाता है और सख्त बन जाता है और आखिरकार मरता है. अगला है लास्ट में, यहाँ एक छोटी सी पोएम है, ट्रीज. आई थिंक दैट आई शेल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री. मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं देखूंगा एक कविता जो एक पेड़ जितनी सुंदर हो. अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट. एक पेड़ जिसका भूखा मुंह धरती माँ की तरफ खुला हुआ हो, धरती माँ के स्तन की तरफ खुला हुआ हो. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray.
एक ऐसा पेड़ जो पूरा दिन भगवान की तरफ देखता रहे और अपनी पत्ते वाली बाजुओं से भगवान की प्रार्थना करे। अ ट्री दैट मे इन समर वेयर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। एक पेड़ जो गर्मियों में अपने बालों में पक्षियों का घोंसला पहने। अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लेन हु इंटिमेटली लिव्स विथ रेन। जिसके ऊपर जब बर्फ गिरे तो बर्फ उसके ऊपर गिरे और जो बारिश के साथ जिसका एक बहुत ही गहरा रिश्ता हो। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। आखिर में कवि कहते हैं कि कविताएं तो मेरे जैसे बेवकूफ लिखते हैं पर पेड़ सिर्फ भगवान बना सकता है। तो ये था लेसन नंबर 8।